नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं लैब असिस्टेंट, जो कि 2016 की वैकेंसी थी। ठीक है, तो उसका पेपर आपके साथ आपके लिए लेके आए हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो इसमें आपके 150 क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन कंप्लीट पेपर में 150 क्वेश्चन थे, और 30 बायोलॉजी के, 30 फिजिक्स के, 40 केमिस्ट्री के और 50 जीके के। ठीक है, और एसएमएसएसबी ने लिया था पेपर, 2016 वाले पेपर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वीडियो को देखने से पहले आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। हम ऑफिशियल पेपर है ये 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर हम आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आए हैं। लैब असिस्टेंट का पेपर है 2016 का। ठीक है, फिर आपके लिए 2018 का सॉल्यूशन मिल जाएगा, फिर 2022 के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार आप वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन की बात हो रही है, तो पहला क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में है एक साथ पेपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, फिनाइल कीटोनुरिया मानव का एक अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी विकार है। यदि इससे प्रभावित नवजात शिशुओं की आवृत्ति 14,000 में से एक हो, तो यादृच्छिक संगम मानते हुए विषम युग्मजीवों का आवृत्ति क्या होगी। तो विषम युग्मजीवों की आवृत्ति क्या होगी ये बतानी है आपको। अब ये क्वेश्चन किस पे आधार पे हो रहा है, ये हाइडेनबर्ग के समीकरण के आधार पे हो रहा है। ठीक है, तो हाइडेनबर्ग का समीकरण क्या था आपके, ये था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, बराबर 1। ठीक है, अब पी स्क्वायर को आप क्या कहेंगे, यहाँ पे ए, क्या कहेंगे, पी स्क्वायर को कहेंगे ए। ठीक है, और क्यू स्क्वायर को कहेंगे आप स्मॉल ए। ठीक है, और 2pq को कहेंगे आप कैपिटल ए और ए। ठीक है, तो ए का मतलब क्या होता है, समयुग्मजी प्रभावी, और स्मॉल ए का मतलब होता है समयुग्मजी अप्रभावी। ठीक है, और ए कैपिटल ए और स्मॉल ए का मतलब होता है विषम युग्मी। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों की चीज़ों के बारे में अलग अलग से बता दिया। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, विषम युग्मजीव यानी कि 2pq का मान बताना है। किसका मान बताना है, 2pq का। तो 2pq का मान निकालने के लिए हमारे पास क्यू स्क्वायर का मान दे रखा है हमारे को। क्यू स्क्वायर का मान होता है, हम जानते हैं कि क्यू स्क्वायर का मान इसमें क्या होता है, 1/, ये होगा जो ये दे रखा है आवृत्ति, आवृत्ति 14,000। ठीक है, क्यू स्क्वायर का मान 1/14,000 होंगे, तो इसमें आप डिवाइड करेंगे, क्यू स्क्वायर का मान आ जाएगा आपके पास 0.0000714। क्या आ जाएगा, 0.000। ठीक है, 4 बार 0 आएगी, 714 ये आ जाएगा आपके मान। ये किसका मान आ जाएगा, क्यू स्क्वायर का मान। ठीक है, क्यू स्क्वायर का मान ये आ गया, तो क्यू का मान कितना जाएगा, 0.084। क्या जाएगा, 0.084। ठीक है, क्यू का मान आ गया, तो हम जानते हैं कि P माइनस क्यू बराबर क्या होता है, 1 होता है। P माइनस क्यू का मान क्या होता है, P माइनस क्यू का मान क्या होता है, 1। तो P का मान निकाल लेंगे, क्यू का मान 0.0084 आ गया, तो क्यू का मान हो जाएगा 1 माइनस क्यू। तो 1 में से 0.0084 घटाएंगे, तो P का मान कितना जाएगा आपके पास, P का मान आ जाएगा आपके पास 1 माइनस क्यू, यानी कि कितना जाएगा, 0.9916। ये मान आपके पास किसका आ गया, क्यू का मान। पी का मान भी आ गया, क्यू का मान आ गया, तो आपको अब निकालना है टू पी क्यू का मान। तो 2pq का मान क्या आएगा, 2 इंटू पी का मान कितना है, आपके पी का मान है 0.9916, और क्यू का मान कितना है आपके पास 0.0084। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0. यह आ जाएगा 0.00016। ठीक है, 0.16 आ जाएगा, तो ये आपके लगभग मान आ जाएगा पहले के समय। ठीक है, तो ये हाइडेनबर्ग की समीकरण को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम फर्स्ट के शब्दों के अनुसार कॉलम सेकंड को आपको मिलान करना है। ठीक है, तो पहला की बात हो रही है साइएथियम। साइएथियम किससे संबंधित है, आपके यूफोरबिया से। किससे संबंधित है, यूफोरबिया से। और चक्रिक, चक्रिक का संबंध किससे है, आपके साल्विया से। चक्रिक का संबंध किससे है, साल्विया से। हाइड्रोप्लोडियम से किससे संबंधित है, हाइड्रोपेंथियम किससे संबंधित है, फाइकस से। किससे संबंधित है, फाइकस से। और ये है आपके समसिक, समसिक किससे संबंधित है, आपके कैंडिप्ट। किससे संबंधित है, कैंडिप्ट। तो क्या आ जाएगा इसमें, 4321। क्या जाएगा, 4321, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दोस्तों पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो आप जिसको जो है वो वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। प्यू तो आपके है तीसरा नंबर का क्वेश्चन, उत्प्रेरक परिवर्तन युक्त मोटर वाहनों में शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। फिर है कारण दे रखा है, शीशा युक्त पेट्रोल उत्प्रेरक को सक्रिय करता है। तो पहला आपके इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, पहला सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा गलत होएगा। क्यों हो जाएगा? शीशा युक्त पेट्रोल उत्प्रेरक को सक्रिय नहीं करता, ये अक्रिय करता है। क्या करता है? अक्रिय करता है, ठीक है। शीशा युक्त की बात हो रही है तो अक्रिय आएगा, और शीशा रहित होता तो यहाँ सक्रिय आ जाता, ठीक है। तो पहला तो ऑप्शन सही है, शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करते हैं, सही बात है। लेकिन शीशा युक्त पेट्रोल है वो सक्रिय नहीं करता, अक्रिय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन क्या जाएगा आपके? पहला सही और दूसरा गलत, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, क्या जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा HIV उप प्रकार सब टाइप सर्वाधिक पाया जाता है? तो भारत में कौन सा प्रकार पाया जाता है? सी प्रकार। सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? सी प्रकार। पूर्वी अफ्रीका एवं मध्य अफ्रीका में कौन सा पाया जाता है? आपके डी। कौन सा पाया जाता है? डी, ठीक है। और एच, मध्य अफ्रीका में कौन सा पाया जाता है? आपके एच, ठीक है। और ये आपके ये ई वाला है, ये लगभग खत्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक पुनरावर्ती डीएनए इनमें से क्या देखा जाता है? अत्यधिक पुनरावर्ती डीएनए में क्या देखा जाता है? इनमें से क्या देखा जाता है? तो ये देखा जाता है आपके टीलोमियर, अंतःखंड, ठीक है, सूक्ष्म अनुषंगी डीएनए देखा जाता है, और सेंट्रोमियर, ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि क्या जाएगा आपके? फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। टेलोमियर यानी अंतःखंड, सूक्ष्म अनुषंगी यानी सेंटीमियर। नेक्स्ट है यूरिया चक्र। यूरिया चक्र एवं कैब का चक्र इससे जुड़ते हैं। तो ये किससे जुड़ते हैं? यूरिया चक्र एवं कैब का चक्र इससे जुड़ते हैं। तो किससे जुड़ते हैं? ये आपके ये जुड़ते हैं फ्यूमेरेट से। किससे जुड़ते हैं? फ्यूमेरेट से, ठीक है। यूरिया चक्र यूरिया चक्र को ये आपके कहा जाता है ओर्निथिन चक्र। क्या कहा जाता है? ओर्निथिन चक्र, ठीक है। और ये क्या होता है? यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है इनके द्वारा। क्या होता है? यकृत में यूरिया का संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संवाहक क्लोनिन संवाहक एक वाहक डीएनए अणु होता है जिसके साथ मानव डीएनए का टुकड़ा संयोजित होता है। डीएनए स्थानांतरण के समय प्रयुक्त संवाहक सूक्ष्म से वृहद आकार की ओर, तो छोटे से बड़े की ओर डीएनए का स्थानांतरण बताना है आपको, ठीक है। इनमें से छोटे में से बड़े की ओर बढ़ते हुए क्रम में बताना है आपको, ठीक है। तो इनमें से कौन सा रहेगा, क्रम बताना है आपको। ये होगा आपके थर्ड नंबर का। पहले आएगा प्लाज्मिड, फिर जीवाणुभोजी, फिर कोस्मिड वीएसी, ठीक है, जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र। क्यों? प्लाज्मिड की आपके अंतर्वेशन की क्षमता होती है वो 15 केबी होती है, ठीक है। कितनी होती है? 15 केबी। जीवाणुभोजी की होती है आपके 20 से 25 केबी, ठीक है। कोस्मिड की होती है आपके 30 से 45 केबी, और आपके बीएससी की यानी कि जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र की होती है आपके 300 केबी। तो बढ़ते हुए क्रम में क्या हो गया? ये आपके क्रम हो गया थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तत्व का नाम चुनिए जो पुष्पन क्रिया पर ऋणात्मक प्रभाव दिखाता है। तो पुष्पन क्रिया पर जो ऋणात्मक प्रभाव दिखाता है जब पादपों में उसकी सांद्रता कम हो, तो आठवें में आपके हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। सल्फर भी दिखाता है, मोलिब्डेनियम भी दिखाता है, नाइट्रोजन भी दिखाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक विशिष्ट अमीनो अम्ल के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड के क्रम के स्थान पर 4 न्यूक्लियोटाइडों का क्रम प्रयुक्त होता है, तो सैद्धांतिक रूप से उससे कितने विशिष्ट अमीनो अम्ल कोडित होंगे? तो सैद्धांतिक रूप की बात हो रही है, तो भाई एक बार में बात हो रही है, तो एक बार में अनुक्रम कितना लेंगे हम? 4 लेंगे। अनुक्रम कितना लेंगे? 4। तो 4 के लिए बात हो रही है, तो 4 न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है, तो 4 की पावर 4 कर देंगे, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 4 की पावर 4 यानी कि 256। क्या जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। तो कितने अम्ल कोडित होंगे? 256, ठीक है। अगर 3 की बात होती, प्रकुट की संख्या कितनी होती है? इसका क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है कि प्रकुटों की संख्या किसके बराबर होती है? उपलब्ध n क्षारों की संख्या का होल होता है प्रति अनुक्रम कूट में क्षारों की संख्या। क्या होती है? उपलब्ध n क्षारों की संख्या, इसका होल क्या हो जाएगा? अगर इसकी पावर करेंगे, इसकी घात लगाएंगे, तो क्या घात लगाएंगे? प्रति अनुक्रम में क्षारों की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव मस्तिष्क का तुलनात्मक रूप से अधिक बुद्धिमान है बंदर की तुलना में। इसका कारण क्या है भाई? मानव मस्तिष्क तुलनात्मक रूप से अधिक बुद्धिमान है बंदर की तुलना में, तो इसका कारण क्या है भाई? इसका कारण आता है कि मस्तिष्क का आकार बड़ा होना, ये कारण आता है। लेकिन इसको आरएसएसबी बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसका कोई सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरोइन स्मैक का रासायनिक सूत्र है। तो हेरोइन होती है जो स्मैक होती है, उसका रासायनिक सूत्र इनमें से क्या है? तो ये आपके फर्स्ट ऑप्शन है C21, क्या C21H23, ठीक है, H23 और NO5, क्या है NO5, C21H23 और NO5 क्या है? डाइसेटाइल कॉर्फिन, ठीक है, क्या है? डाइसेटाइल कॉर्फिन या डाइमॉर्फिन, ठीक है, डाइसेटाइल मॉर्फिन या डाइमॉर्फिन क्या कहलाती है? आपके हेरोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन सेलेक्ट करना है, इनमें से कौन सा कथन आपके सेलेक्ट सही है? आपको इनमें से सेलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा आपके, इसमें ऑप्शन आएगा ABC, क्या आएगा? ABC सही है। मूल में क्यूटिकल नहीं होता, ठीक है। पृष्ठधारी पर्ण में रंध्र निचली सतह पर अधिक होते हैं। द्विबीजपत्री मूल में जाइलम पुलों संख्या 2 से 6 तक होती है, ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो इनमें क्या आ जाएगा आपके बारे में? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वापस आपको सही कथन सेलेक्ट करना है, ठीक है। इनमें से 13 में सेलेक्ट बताना है कि कौन सा सही है। प्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है? प्रथम खोजा गया हार्मोन आपके ये है, आपके प्रथम हार्मोन कौन सा है? सिक्रेटिन, कौन सा है? सिक्रेटिन। आदिवक्र वलकुट की उत्पत्ति एंडोर्मल है, क्या ये सही है? नहीं, ठीक है, पहला वाला सही है। एंजियोटेंसिन द्वितीय वाहिका संकीर्णन को उत्तेजित करता है और रक्तदाब को बढ़ाता है, ये सही है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली ग्रसनीय उपकला से एक अंतर्वलन इन्वेंजिनेशन जिसे रातके की धानी कहते हैं, ये गलत है। यहाँ पे पश्च नहीं आएगी, ठीक है, अग्र आएगी। तो आपके क्या हो जाएगा? A और C सही है, यानी कि ऑप्शन C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम फिर। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रकृतन के वक्तव्य के पश्चात कारण का वक्तव्य बताना है, ठीक है। इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो रही है 14वें की बात हो रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हृदय पेशियां संकोच के जैसे दिखाई देती है, लेकिन उत्तकी के अनुसार यह संकोच नहीं है, ठीक है। हृदय पेशीय तंतु शाखायुक्त एवं अंतर संयोजी होते हैं, लेकिन प्रत्येक कोशिका झिल्ली से आवृत केंद्र में एक केंद्रक लिए हुए एक संपूर्ण इकाई होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सही है आपके, दोनों इसमें आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, दोनों सही है और दोनों का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके? फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपको कॉलमन फर्स्ट से कॉलमन सेकंड को मिलान करना है, ठीक है। जैसे पहला कॉलमन है बिब्लियोफोबिया, ठीक है, बाइब्लियोफोबिया यानी कि किताबों से डर, ठीक है। लिम्नोफोबिया, लिम्नोफोबिया यानी कि झीलों से डर, ठीक है। पायरोफोबिया यानी कि आग से डर, और जेरोंटोफोबिया यानी कि वृद्धावस्था से डर। तो आपका आंसर क्या जाएगा? फोर्थ, ठीक है, फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, क्या जाएगा? फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड यानी कि फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपको मिलान करना है इसमें से कौन सा इनमें से सही सिलेक्टेड है, ठीक है। हिंदी वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये है सही सुमेलित करना है, इनमें से ए का किस किस से मिलान हो रहा है। 16वें क्वेश्चन की बात हो रही है, ठीक है, एपोस्टेसिस की बात करनी है आपको, परिगलन की बात हो रही है। लेकिन जैसे मैं इसमें बता देता हूँ, जैसे वैसे इसको बोर्ड ने डिलीट कर दिया है क्वेश्चन को, लेकिन अगर मैं बताऊँ तो एपोप्टोसिस होता है वो कोशिका की मौत को संशोधित करता है, क्या करता है? कोशिकाओं की मौत। तो एपोप्टोसिस में इसमें 4 आना चाहिए था वैसे। परिगलन क्या होता है? परिगलन आपके असामयिक कोशिकाओं की मृत्यु होती है ना, उसको कहते हैं परिगलन। क्रोमेटिन जमा हो जाता है एपोप्टोसिस में, क्या हो जाता है आपके? एपोप्टोसिस में क्रोमेटिन जमा हो जाता है, जबकि परिगलन में जमा नहीं होता है। और एपोप्टोसिस में आपके प्री डीएनए विच्छेदन होता है, जबकि परिगलन में नहीं होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपके बोर्ड ने डिलीट कर दिया है, वैसे मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वंशावली विश्लेषण में इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त वंशंगति प्रारूप है? इनमें से कौन सा सबसे सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? 17वें क्वेश्चन की बात हो रही है, तो इसमें आएगा माइटोकॉन्ड्रियल, क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रियल, ठीक है। सबसे
सबसे उपयुक्त वनसंगति कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का प्रकार जिसमें HLA या HLA यानी कि ह्यूमन लाइक ल्यूकोसाइट एंटीजन की कमी होती है, तो वह कौन सी कोशिका जिसमें HLA की कमी होती है? तो आपको बताना है ये। तो इसमें आएगा आपके लाल रुधिर कोशिका। क्या आएगा? लाल रुधिर कोशिका। थ्रोम्बोसाइट क्या होती है? जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। ठीक है। हिपोटोसाइट क्या होती है? ये यकृत की जो पेरेन्काइमल होती कोशिका होती है उनमें होती है हिपोटोसाइट। ठीक है। और न्यूट्रोफिल क्या होती है? ये WBC में होती है। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कणिकाएं, उनमें होती है। और एक कीटाणु या जीवाणु को किल करने के काम होती है आपके न्यूट्रोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाई गई मदों को चुनिए। तो इनमें से कौन सी गलत सेलेक्ट कर रखी है आपके, उसको मिलान करनी है आपको। ठीक है। तो इसमें क्या करनी है? मिलान करनी है, कौन सी गलत है। तो ये आपके पॉक्स वायरस DS यानी कि डबल स्ट्रैंड DNA सही है। मिक्सो वायरस SS सिंगल स्ट्रैंड RNA सही है। TMB ये SSRNA यानी कि सिंगल स्ट्रैंड RNA सही है। और एडिनो वायरस ये SSDNA नहीं होगा, यहाँ पे आएगा DSDNA। क्या होगा? DSDNA यानी कि डबल स्ट्रैंड होता है इसमें। एडिनो वायरस में क्या होता है? डबल स्ट्रैंड वायरस DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गई तालिका में गलत मिलाई गई मदों को सिलेक्ट करना है। 20 क्वेश्चन में क्या करना है? इसमें भी वही गलत जो मद मिला रखी है उसको सिलेक्ट करना है। तो पोरमेलिया बात हो रही है, पोरमेलिया। फोलियोसिस सही है। क्लेडोनिया ये फ्रूटिकोस सही है। हिमोटोमा क्रेंस्टोस सही है। और पेल्टिगेरा, पेल्टिगेरा का मतलब लिप्रोस नहीं होता। ठीक है। पेल्टिगोरा में लाइकेन लिप्रोस नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है आपके पर्निल। कौन सा पाया जाता है? पर्निल। कौन सा पाया जाता है? पर्निल लाइकेन यानी कि पर्निल को बोलते हैं फोलियोस लाइकेन, फोलियोस, इंग्लिश में फोलियोस कहते हैं। ठीक है। अब आपके जो परपटीय होते हैं उनको क्रूटोज बोलते हैं। अब प्रपर्टीय लाइकेन किस में पाए जाते हैं? ग्रेफिस में पाए जाते हैं, हेमेटोम में पाया जाता है, लिकेनेस में पाया जाता है, लेसिडिया में पाया जाता है। ठीक है। पर्निल किस में पाया जाता है? पर्निल को बोलते हैं आपके फ्रूटिलोकोस। ठीक है। क्या बोलते हैं? फ्रूटिलोकोस। ये पार्मेलिया में पाया जाता है, फाइसिया में पाया जाता है, जैथोरिया में पाया जाता है, गायरोफेरा में पाया जाता है। ठीक है। श्रुपिल, श्रुपिल होता है आपके श्रुपिल, श्रुपिल की बात हो रही है। तो श्रुपिल को बोलते हैं फ्रूटिकोस। ठीक है। तो ये पाया जाता है आपके इलेक्टोरिया में। किसमें पाया जाता है? श्रुपिल किसमें पाया जाता है? इलेक्टोरिया में, क्लेडोनिया में और अस्थीनिया में। ठीक है। असनिया, असनिया, क्लोडोनिया और इलेक्टोरिया इनमें पाया जाता है आपके श्रुपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, कौन से प्रकार का सूक्ष्म जीवित कोशिका के अध्ययन में प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्मदर्शी कौन सा है जो जीवित कोशिका का अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये है आपके फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी। क्या कहते हैं इसको? फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है? जीवित कोशिका के अध्ययन के लिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो ऑप्टिकल यूज किया जाता है उसमें, और ये अति सूक्ष्म को देखने के लिए काम में लिया जाता है। और ऑयल इमर्सन माइक्रोस्कोप होता है वो संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए क्या काम में लिया जाता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जाम्पल बताना है केंद्रकीय अभिरंजक का उदाहरण। ठीक है। केंद्रकीय अभिरंजक का उदाहरण बताना है आपको 22वें क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन भी आपके डिलीट हो चुका है, इसलिए डिलीट हुआ है क्योंकि इसमें वैसे इसका निकटतम उत्तर तो है, ये है हेमाटोक्सिलिन। कौन सा है? निकटतम उत्तर हेमाटोक्सिलिन है। लेकिन इसमें कोशिका में ऊतकों को पहचानने के लिए जो काम में किया जाता है वो हेमाटोक्सिलिन होता है। ठीक है। अब केंद्रीय अभिरंजक इसमें एक से अधिक सही है। ठीक है। इसमें इओसिन भी आएगा। ठीक है। इओसिन भी आएगा और हेमाटोक्सिलिन, इसलिए इसको डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर उत्पादक स्तंभ कोशिकाएं इनमें पाई जा सकती है। तो रुधिर रुधिर का जो उत्पादन करती है वो स्तंभ कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो इसमें आएगा आपके थर्ड ऑप्शन आएगा ABC यानी कि परिधीय रुधिर वाहिकाएं, अस्थि मज्जा, नाभिकीय रज्जु, इन सभी में क्या पाई जाती है? आपके रुधिर उत्पादक स्तंभ कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपको नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाई गई मदों को सिलेक्ट करना है। इनमें से कौन सी गलत मिलाई हुई है आपको ये बताना है। तो ये है आपके GCA को एलेनिन कहते हैं, सही बात है। और CGA को प्रोलिन नहीं कहा जाता। CGA को क्या बोला जाता है? एर्गिनाइन। क्या बोलता है? अर्जिनाइन, ARGININE। ठीक है। तो ये बोला जाता है आपके, किसको बोला जाता है?
CGA को क्या बोला जाता है, तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। ये गलत मिला रखा है, CGA को क्या बोलेंगे अर्जिनाइन, ACG को थ्रियोनिन बोला जाता है और GAC को आपके एम्पोर्टिक एसिड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पादप जिसका जीन प्रारूप AABBCC है तो में स्वपरागण होने पर F2PD का लक्षण क्या होगा। तो 25वें क्वेश्चन की बात हो रही है, F2PD का लक्षण बताना है। तो फेनोटाइप स्वपरागण की अवस्था होती है ना, स्वपरागण की अवस्था में आपके हमेशा 3:1 आता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लेना। स्वपरागण में क्या आता है 3:1। और जेनोटाइप होता अगर यहाँ पे क्या है, ये तो क्या है फेनोटाइप, ठीक है, फेनोटाइप यानी स्वपरागण, ठीक है। तो फेनोटाइप में तो 3:1 और जेनोटाइप होता अगर, तो जेनोटाइप में आपके क्या आ जाता 1:2, 1:2:1, क्या आ जाता 1:2:1, ठीक है। और स्वतंत्र अपवहन के नियम के अनुसार, मेंडल के जो नियम था स्वतंत्र अपवहन, उसके अनुसार कितना अनुपात होता है हमेशा 9:3:3:1, ठीक है। तो ये मेंडल के नियम के 9:3:1, ठीक है। और फेनोटाइप के लिए 3:1, जेनोटाइप के लिए 1:2:1, ठीक है। तो आपके ये नियम थे, इसमें या आनुवंशिकता के नियम थे, तो इनके आधार पर मैंने आपको ये बता दिए हैं जितने भी अनुपात है। 3 अनुपात है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लंबाई वाली क्रेनियल तंत्रिका इनमें से कौन सी है। तो सबसे लंबी है आपके, सबसे लंबी कौन सी है, ये है आपके फर्स्ट, यानी कि एक्स आएगा इसमें। सबसे लंबी क्रेनियल तंत्रिका एक्स, जिसको कपाल तंत्रिका या वेगस तंत्रिका जो कि उदर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित कीजिए, चुनिए रुधिर स्कंदन कारक एवं उनके क्रमांक, ठीक है। स्कंदन कारक को क्रमांक से सेलेक्ट करना है कि कौन सा क्या होगा। तो इसमें आपके ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ प्रोकन्वर्टीन, प्रोकन्वर्टीन है, इसको आपके ये एकदम सही ऑप्शन है, ठीक है। इसको 7 नंबर का ही दिया जाता है, तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा फोर्थ। हैगमैन को क्या कहा जाता है आपके, हैगमैन को आपके क्या जाता है ये 12, क्या कहा जाता है हैगमैन को 12 कहा जाता है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन को आपके कहा जाता है थर्ड, क्या कहा जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन को थर्ड कहा जाता है। और क्रिसमिस को आपके कहा जाता है सेकंड, क्रिसमिस को क्या कहा जाता है सेकंड। और प्रोकन्वर्टीन को कहा जाता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम ऑक्सीजन के उदाहरण कौन से हैं। इनमें से आपको कृत्रिम ऑक्सीजन के उदाहरण बताने हैं, कौन से कृत्रिम ऑक्सीजन के हैं। तो ये हो जाएंगे आपके CDE, क्या हो जाएंगे CD और E, ये तीनों आपके किसके हैं कृत्रिम ऑक्सीजन, क्या आ जाएंगे कृत्रिम ऑक्सीजन के उदाहरण आपके CDE, यानी कि NAA245T 24D 245T। NAA को क्या बोलते हैं NAA, इसको बोलते हैं नेप्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है। 245T को बोलते हैं ट्राईफ्लोरो फेनोक्सी एसिटिक एसिड, क्या कहते हैं ट्राईफ्लोरो फेनोक्सी एसिटिक एसिड। और 24D को क्या कहते हैं डाइक्लोरोफेनोक्सी एसिड, ठीक है। और आपके जो ये है PAA, इसको कहते हैं फेनिलिक एसिड एसिटिक अम्ल। और आपके IPA है, IPA को कहते हैं इंडोल 3 पायरोविक अम्ल, क्या कहते हैं इंडोल 3 पायरोविक अम्ल। तो आपके इसमें 28वें में क्या जाएगा CDE, और CDE आपके ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसमें आपके ऑप्शन फर्स्ट में कर लीजिए, एक ही जगह क्या जाएगा CDE, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पादप जिसकी सहायक कोशिका सिनरिजिड कोशिका में 8 गुणसूत्र है कि एलुरोन परत की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। तो 29 क्वेश्चन है। अभी एक पादप की बात हो रही है, उसकी सहायक कोशिका की बात हो रही है, तो उसमें 8 गुणसूत्र है। तो आपके एलुरोन परत की जो कोशिका है उसमें गुणसूत्र क्या होंगे भाई, जब इसमें एलुरोन में 8 गुणसूत्र बता रहे हैं, ठीक है 8 बता रहे हैं, तो एलुरोन की परत के अनुसार इसको 3 गुणा कर दिए जाते हैं, 3 के हिसाब से क्या जाएगा 24। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा फोर्थ सही हो जाएगा, ठीक है। हमेशा गुणसूत्रों को किससे गुणा करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके 24। उच्च पादपों की पार्श्व मूल इससे उत्पन्न होती है, तो जो इनकी पार्श्व मूल है वो किससे उत्पन्न होती है उच्च पादपों की, तो ये होती है आपके परिरंभ से, किससे होती है परिरंभ, जिसको बोलते हैं पेरीसाइकिल, ठीक है पेरीसाइकिल लेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपके इसमें क्वेश्चन आए हैं फिजिक्स के, ठीक है। फिजिक्स के 30 क्वेश्चन है, तो आप इसमें थोड़ा सॉल्यूशन होगा,
मैं सॉल्यूशन को इतने तो अगर डिटेल से सॉल्यूशन बनाऊंगा तो वीडियो आपके 2-3-4 घंटे की बनेगी, इसलिए मैं आपको इसमें फॉर्मूले ज़्यादा बताऊंगा। फॉर्मूले बताकर बाकी मान को मैं आपको बोल के बताऊंगा, तो आप लिख सकते हैं या फिर वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मूले पहले बताऊंगा इस ऐसी वीडियो में, फॉर्मूले के आधार पर आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन है आपके, 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के समान रूप से वितरित द्रव्यमान और 1 मीटर त्रिज्या के गोले के अवधारणा कीजिए। एक व्यास के सापेक्ष इसका जड़त्वागुण। अब आपको इसमें क्या बताना है, जड़त्वागुण। तो इसका जड़त्वागुण होता है आपके 2/5 mr²। क्या होता है 2/5 mr²? क्या होता है 2/5 mr²। अब इसमें आपको क्या निकाल दे रखा है, इसमें ये दे रखा है आपको डेंसिटी दे रखी है। क्या दे रखी है, घनत्व दे रखा है। अब द्रव्यमान अपन आयतन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, m/v करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, d। तो यहाँ से हम m का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें 2/5 में हमको m का मान रखना होगा। तो ये हो जाएगा आपके d/v। d दे रखा है आपको 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और द्रव्यमान आयतन आपको v दे रखा। अब v क्या होता है आपका आयतन, आयतन क्या दे रखा है 1 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इससे आप आराम से या आप इसको निकाल सकते हैं, किसको, इसका m निकाल सकते हैं। m निकालेंगे तो आपके पास m का मान इसमें आ जाएगा, मैं आपको लिख देता हूँ 4.186 ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें m का मान कितना आ जाएगा 4.186। ठीक है, ये आ जाएगा। अब m का मान आपको इसमें रख देना है, r का मान आपको 1 दे रखा है, तो इसका मान फिर इस 2/5 mr² में रख देना है। तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन 1.67 किलोग्राम प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान और 0.2 मीटर व्यास के एक वर्ताकार वलय की अवधारणा करनी है। वर्ताकार वलय की बात हो रही है, और इसके केंद्र से गुजरने वाले और तल के लंबवत एक अक्ष के सापेक्ष या 10 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूर्णन कर रहा है। कोणीय संवेग निकालना है। अब कोणीय संवेग आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कोणीय संवेग होता है आई इंटू ओमेगा। क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। ठीक, आई क्या होता है, ये होता है वही जड़त्वागुण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्वागुण क्या होता है, मैंने उसमें आपको 2/5 mr² बताया था। तो इसमें वलय के लिए क्या होता है mr²। क्या होता है mr², और ओमेगा को ऐसे की ऐसे ही रखना है। ठीक है, अब आपको कोणीय वेग इनका सबका m का मान रखना है, इसमें m का मान 1 है, r का मान आप देखेंगे तो 0.1 है। ठीक है, और आपको कोणीय वेग निकालना है। अब कोणीय वेग निकालना है तो आपको 10 चक्कर दे रखे हैं। कितने दे रखे कोणीय वेग के लिए, 10 चक्कर, और एक चक्कर में आपके 2πr, 2π इंटू आर, है ना। तो ये एक चक्कर में इतनी लगाती है, तो ये हो गया आपके, और आर का मान आपको 1 दे रखा ही है। ठीक है, 1 का स्क्वायर, और एम का मान कितना दे रखा है 1। तो अब इसको आप कंप्लीटली फाइनली सॉल्यूशन करेंगे, ये आर का मान 0.1 है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा इसमें 0.628। क्या आ जाएगा 0.628 किलोग्राम मीटर इन स्क्वायर। तो 0.628 आएगा, और ये क्वेश्चन आपके डिलीट हो गया है क्योंकि इसमें आंसर नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपके 33 क्वेश्चन है, एक लंबाई और समान रूप से वितरित m प्रति इकाई लंबाई के द्रव्यमान को एक छड़ अपने मध्य बिंदु से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे छड़ की बात हो रही है। यदि छड़ की कोणीय गति t सेकंड में 0 से ओमेगा बदल जाती है तो लगने वाला बल आघूर्ण की बात करनी है। तो बल आघूर्ण क्या होता है, हमको बल आघूर्ण की बात करनी है। ठीक है, तो बल आघूर्ण क्या होता है, टो रो बराबर ये होता है बल आघूर्ण का सूत्र। ये बल आघूर्ण को लिखेंगे कोणीय त्वरण इंटू जड़त्वाघूर्ण। क्या होता है, कोणीय त्वरण इंटू जड़त्व आघूर्ण। क्या, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, कोणीय त्वरण को अगर जड़त्व आघूर्ण से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बलाघूर्ण। अब कोणीय त्वरण क्या होता है, ओमेगा टी। क्या होता है, ओमेगा अपॉन टी, ये हो जाएगा। मतलब कोणीय वेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण। और जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, mr²। ठीक है, ml²। अब ये छड़ के लिए बात हो रही है तो ml²/12 होता है। कितना होता है, ml²/12। तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, सेकंड हो जाएगा। ml एक l ऊपर वापस है ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास ml³ ओमेगा 12/टी। क्या हो जाएगा ml³ ओमेगा 12/टी। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये आपके एक आदर्श गैस के लिए नियत दाब पर एक विशिष्ट ऊष्मा Cp और नियत ताप आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा Cv इस प्रकार दी गई है। तो इसमें संबंध क्या होता है, Cp माइनस Cv बराबर R होता है। इसमें ये ध्यान रखना क्या होता है, Cp माइनस Cv बराबर R। तो ये आपके ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट समीकरण है, याद कर लेना। 30 डिग्री तापमान के एक होज और 90 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के एक स्रोत के मध्य कार्यशील एक प्रतिवर्ती ऊष्मा इंजन की दक्षता कितनी होगी। प्रतिवर्ती ऊष्मा इंजन की दक्षता, तो दक्षता ऊष्मा उसमें इंजन की दक्षता होती है कार्य बटा ऊर्जा। क्या होती है, कार्य बटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कार्य बटा ऊर्जा करेंगे। क्या करेंगे, कार्य बटा ऊर्जा। अब कार्य बटा ऊर्जा का मान किसके बराबर होता है, आपके 1 माइनस सिंक का तापमान अपॉन 1 माइनस, क्या होता है, 1 माइनस सिंक का तापमान, टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड टेम्परेचर ऑफ कोस। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ कोस। ठीक है, तो 1 माइनस टी एस अपॉन 1 माइनस, तो आपको बस टेम्परेचर दोनों का दे रखा है, सिंक का भी दे रखा है और स्रोत का भी दे रखा है। ठीक है, तो पहले 1 माइनस 30 अपॉन क्या करेंगे, 30 अपॉन 90। अभी इसको कैलविन में चेंज करेंगे, पहले टेम्परेचर को किस में करेंगे, कैलविन में। ठीक है, किस में करेंगे, कैलविन में। कैलविन में करेंगे तो 1 माइनस 30 कैलविन में करेंगे तो 273 जोड़ देंगे दोनों में, 30 प्लस 273 और 90 प्लस 273। ठीक है, तो 1 माइनस 30 प्लस 273 कितने हो जाएंगे, 303, और 30 प्लस 90 प्लस 273 कितने हो जाएंगे, 363। तो अभी इसमें से घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 20/121। कितना आ जाएगा, 20/121, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निकाय के रुद्धोष्म प्रसरण में जिसमें ऊष्मा का ताप T1 से T2 को बदलता है तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी। जब रुद्धोष्म प्रकरण की बात हो रही है तो एंट्रोपी क्या रहेगी, चेंज ही नहीं होगी, जीरो रहेगी, क्योंकि रुद्धोष्म प्रकरण में कुछ भी चेंज नहीं होता। ठीक है, नो चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये फिर बात हो रही है, एक पिंड सरल आवर्त गति करता है, निम्न में से पिंड की गतिज ऊर्जा ई के, ठीक है, ई के दे रखी है, और दोलन के केंद्र से उसकी दूरी के मध्य संबंध निरूपण करने वाले सही आरेख का चयन करना है। इनमें से कौन सा गतिज ऊर्जा और उसकी दूरी, ठीक है, गतिज ऊर्जा और दूरी का सही वक्र कौन सा दर्शाएगा, आपको ये बताना है इसमें से। ठीक है, तो ये आपके दर्शाएगा सेकंड वाला ऑप्शन दर्शाएगा। ठीक है, तो जैसे जगह दूरी बढ़ती जाएगी तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, घटती जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको मैं आपको एक समीकरण वो बना देता हूँ, डायग्राम डायरेक्टली याद करने के लिए। तो इसकी गति कैसी होती है, तो ये आपकी गति होती है। ठीक है, इसके ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो ये तो बात होएगी आपके गतिज ऊर्जा की, किसकी होएगी, ई के। ठीक है, और ये बात होएगी आपके स्थितिज ऊर्जा की, पीई। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन सेकंड इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 38वां क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वी स्प्रिंग, ठीक है, अपने एक छोर से लटकी है और उसके निचले छोर पर 1 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका है, उसको ऊर्ध्वी तल में दोलित किया जाता है। दोलन का आयाम 0.1 मीटर है और उस समय t बराबर 0 पर विस्थापन 0.1/√2 मीटर है। तो स्प्रिंग का बल नियतांक 10 न्यूटन प्रति मीटर लेते हुए घर्षण बलों का शून्य मानते हुए विस्थापन और समय के साथ संबंध बताना है आपको। ठीक है, तो स्प्रिंग की बात हो रही है आपके, इसमें किसकी बात हो रही है, स्प्रिंग की। तो इसके लिए आपके एक समीकरण होता है एक्स टी बराबर क्या होता है, ए, ये होता है आयाम ए कोस, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या होता है, एक्स टी बराबर ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब यहाँ ए आयाम होता है, ओमेगा कोणीय आवर्ती होती है जिसको 2 बाई कहते हैं, या 2 पाई एफ कहते हैं। टी दोलन काल होता है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के होता है। क्या होता है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, यहाँ पर के स्प्रिंग का नियतांक होता है, एम द्रव्यमान होता है और फाई का मान 0। तो ये सब मैंने मान आपको बता दिए। एम का मान यहाँ पे 1 किलोग्राम दे रखा है, के का मान 10 न्यूटन मीटर दे रखा है। ठीक है, और आपके ए का मान यानी कि विस्थापन का मान कितना है, 0.1, दोलन का आयाम कितना है, 0.1, और टी का मान निकाल लेंगे हम, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, जो कि 2 पाई अंडर रूट 1/√10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके टी का मान आ जाएगा 2 सेकंड आ जाएगा लगभग। ठीक है, फिर आप इस समीकरण में मान रखेंगे, मान रखने पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, 4 या थर्ड। क्या आएंगे, 4 या थर्ड, सेम टू सेम आ जाएंगे दोनों ऑप्शन। इसलिए
आप इसमें से 4 या 3 दोनों क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मीटर लंबी एक भार रहित स्प्रिंग जिसका बल नियतांक दे रखा है 25 न्यूटन मीटर छत से लटकती है और उसके निचले सिरे पर 1 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका है। यदि उसे 10 सेंटीमीटर नीचे खींचकर छोड़ दिया जाता है तो जब स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर ऊपर जा चुकी है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है के ई बराबर कितना होता है, के ई बराबर क्या होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर, क्या होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। के क्या होता है स्प्रिंग बल नियतांक होता है, एक्स क्या होता है आपके विस्थापन, कितना विस्थापन हुआ है। तो यहाँ पे विस्थापन हो रहा है आपके 10 सेंटीमीटर का, कितना हो रहा है 10 सेंटीमीटर का। तो इसमें आप मान रख देंगे तो के ई का मान आ जाएगा 0.125, क्या आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड आवर्ती ओमेगा नोट आवर्ती से सरल आवर्ती गति कर रहा है और उसे ओमेगा आवर्ती का एक दोलित बल लगाया जाता है, ठीक है। तो अवमंदन बल को निरूपित करने वाला अवमंदन नियतांक बी है। तो अनुनाद की अवस्था जब दोलन का आयाम अधिकतम होता है तो के संदर्भ में निम्न में कथनों पर विचार करना है। तो अनुनाद की अवस्था बतानी है आपको, तो इसमें आपके ऑप्शन हो जाएगा सेकंड व थर्ड, कौन सा हो जाएगा सेकंड व थर्ड सही हो जाएगा। यानी कि सेकंड व थर्ड की बात हो रही है, तो यानी कि केवल बी बराबर 0 के लिए ओमेगा बराबर ओमेगा नोट के लिए सही होता है और बी के गैर शून्य मानों के लिए ओमेगा हमेशा ओमेगा नोट से कम होएगी। यानी कि 0 के लिए तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा नोट, और जिस पे 0 के मान नहीं है उनके लिए ओमेगा का नोट हमेशा इससे कम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक बिंदु पर दो तरंगे दाब परिवर्तन P1 बराबर P sin 2 पाई टी और P2 बराबर P sin 2 पाई VT माइनस फाइव है तो उत्पन्न करती है। तो जब फाइव बराबर 1/4 है तो इस बिंदु पर परिणामी तरंग आवृत्ति क्या होगी। परिणामी तरंग के लिए हम जोड़ देते हैं हमेशा, भाई दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे P बराबर क्या कर देंगे P1 प्लस P2, और जब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास साइन 2 पाई और साइन 2 पाई वी टी, इन दोनों में एक समीकरण बनेगा जो साइन सी प्लस डी और साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला लगेगा। उसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमेशा P1 का मान क्या हो जाएगा, परिणामी तरंग का मान हमेशा क्या आएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 और एक तीव्रता के दो कला संबंध प्रकाश स्रोतों के व्यतिकरण द्वारा उत्पादित प्रारूप में तीव्रता अनुपात आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम कितना होगा। तो भाई आई मैक्सिमम करेंगे तो आई मैक्सिमम करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम करने के लिए हमेशा जुड़ती है, ठीक है। तो √I1 प्लस √I2, ठीक है। इनको जोड़ के क्या करना है स्क्वायर बटे में, अब इनको √I1 माइनस √I2, ठीक है, और इनको घटा के क्या करना है स्क्वायर। अब जो इसका मान होगा I1 का मान 100 दे रखा है, I2 का मान 1 दे रखा है, 100 प्लस √100 प्लस √1 का होल स्क्वायर, √100 माइनस √1 का होल स्क्वायर। तो 10 प्लस 1 का स्क्वायर, 10 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, क्या जाएगा आपके 121। ऑप्शन कौन सा जाएगा इसमें 42 में थर्ड 121/81। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की सापेक्ष गति से आ रही है। इनमें से एक रेलगाड़ी का इंजन 100 हर्ट्ज की आवृत्ति की सीटी बजाता है और रेलगाड़ी के एक दूसरे को पार करने के बाद दूसरी रेलगाड़ी में एक यात्री द्वारा सुनी गई सीटी की आभासी आवृत्ति कितनी होगी। तो आभासी आवृत्ति ज्ञात करनी है आपको, तो यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड तो हमको पता है कितनी होती है 343 मीटर प्रति सेकेंड, कितनी होती है 343 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसके लिए हमेशा एक सूत्र होता है, पर उसके पहले हमको ये पता होना है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हमको किस में बदलनी पड़ेगी 50 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। और फिर इसका एक सूत्र होता है एफ डैश बराबर एफ, ठीक है, वी माइनस डी वी अपॉन वी प्लस डी वी, ठीक है, क्या हो जाएगा वी प्लस डी वी। तो डी वी का मान कितना दे रखा है आपको, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की सापेक्ष गति, ठीक है। वी का मान कितना होता है, वी मतलब साउंड, यानी कि ध्वनि का वेग कितना दे रखा है हमको 343, कितना दे रखा है। तो 343 में से एक बार ये 50 है, इसकी पहले हम मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे और उसको माइनस कर देंगे, ठीक है।
तो इनको अगर हम घटाएंगे फाइनली तो यह आप क्या हो जाएगा 91 पॉइंट के समथिंग आएगा। ठीक है, कितना आएगा 91.9 के समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के मध्य दूरी लगभग 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य कूलाम्ब का बल कितना होगा। कूलाम्ब का बल क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कूलाम्ब का बल होता है F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। K1 का मान, K का मान कितना होता है 9 गुणा 10⁻9। K का मान कितना होता है यहाँ पे हमेशा ये इंपॉर्टेंट है, फिक्स होता है 9 गुणा 10⁻9। कितना होता है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, क्यों क्यों का मान क्यों का मान कितना दे रखा है आपको -1.6 इंटू 10⁻−19। और क्यों जब इलेक्ट्रॉन की बात आ रही है तो माइनस में आ जाएगा, प्रोटॉन की बात आ रही है तो 1.6 इंटू 10⁻−19। ठीक है, अब इनको सभी को मान रख देंगे और आपको दूरी दे रखी है 0.5 इंटू 10⁻−10 मीटर। इन सभी को मान को रख के कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास आएगा -9.2 इंटू 10⁻8। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले पर कुल आवेश 1 माइक्रो कूलाम है। इस गोले के द्वारा अधिकतम विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो अधिकतम विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विद्युत क्षेत्र के लिए हम क्या कहते हैं, बल में भाग किसका देते हैं, आवेश का। क्या किस में देते हैं, बल में भाग किसका देते हैं, बल है, बल क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें Q1 का भाग दे देंगे तो एक क्यों कट जाएगा, तो K क्यों अपॉन R स्क्वायर क्या होता है K क्यों अपॉन R स्क्वायर। तो आपके विद्युत क्षेत्र K क्यू अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। इसका मान निकालने के लिए K का मान आपके पास 9 गुणा 10⁻9 होता है। ठीक है, R का मान आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको अगर आप मीटर में करेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर मान रखेंगे तो आपके पास आएगा 9 गुणा 10⁻5 न्यूटन कूलम। तो क्या आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 2 गुणा 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। यदि उस पृष्ठ से बाहर आने वाले फ्लक्स का मान 8 गुणा 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है, तो पृष्ठ के अंदर का आवेश का मान ज्ञात करना है। भाई फ्लक्स का मान दे दिया इन्होंने, क्या दे दिया, फ्लक्स का मान। फाई अंदर जाने वाले का कितना है 2 गुणा 10⁻3 और फाई निकलने वाले का कितना है 8 गुणा 10⁻3। ठीक है, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, बाहर वाले में से नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा आपके, नेट क्या हो जाएगा फाई आउट। ठीक है, फाई आउट में से फाई इन घटा देंगे, फाई आउट में से क्या घटा देंगे, फाई इन। तो कितना जाएगा आपके पास नेट फ्लक्स। ठीक है, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा 8 में से क्या घटाएंगे 2, यह जाएगा 6 गुणा 10⁻3 आ जाएगा। ठीक है, अब गाउस के नियम से क्या होता है कि गाउस का एक नियम होता है, उसमें सिग्मा जो आपके ये होता है सिग्मा ई इंटू डी ए बराबर क्या होता है क्यू अपॉन ई, क्या होता है क्यू अपॉन ई। ये गाउस का नियम होता है, इससे अपन क्यू का मान ज्ञात कर लेंगे। भाई पृष्ठ से अंदर आवेश का मान कितना होगा, इससे अपन बड़ क्यू कैपिटल क्यू का मान निकाल लेंगे। तो ई नोट का मान हमको कितना दे रखा है हमारे यहाँ पे ई इंटू डी ए। ठीक है, और ई नोट, तो ई नोट का मान हमको दे रखा होता है इसमें 8.85 इंटू 10⁻12 ये फिक्स होता है ई नोट का मान। 8.85 इंटू 10⁻12 ये होता है। अब इसमें आप इस क्यू को निकालेंगे तो ये इधर चल जाएगा। ठीक है, तो डी ए का लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए विस्थापन कितना था आपके फाई आउट के लिए 6 इंटू 10⁻3। तो 8.85 इंटू 10⁻12 को 6 इंटू 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नेट क्यू का मान आ जाएगा। नेट क्यू का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 6 इंटू 10⁻3 से कितना आ जाएगा, 6 इंटू 10⁻3 से गुणा करेंगे तो 0.053 माइक्रो कूलम 10⁻6। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान परंतु विपरीत आवेशों की दो समांतर समतल पृष्ठों की अवधारणा कीजिए। तो इनमें से सही कथन करना है। ठीक है, समतल पृष्ठों की बात हो रही है, समांतर समतल पृष्ठों की, तो इनमें से आपके कौन सी अवधारणा सही है। ये हो जाएगी समतलों के मध्य, क्या हो जाएगी, समतलों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन ई नोट है, परंतु समतलों के बाहर हमेशा शून्य होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समतलों के मध्य तो बात होती है ना,
तो मध्यतः परिणामी विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बाहर कितना होता है, हमेशा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक परिपथ दिया हुआ है, ठीक है, इसमें एक बिंदु दिया हुआ है नेट, जो उस बिंदु एक्स वाई पर आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध निगण्य मानते हुए विभव ज्ञात करना है, ठीक है, किस पर, वाई पर, एक्स पे दिया हुआ है सब चीज़ और वाई पे निकालना है आपको, किस पे निकालना है, जो वाई बिंदु है उस पर आपको कंप्लीट विभव ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, विभव। अब इस पर बात करेंगे तो आपके लिए हर जगह पे अलग अलग धारा दी हुई है, जैसे यहाँ पे 1 एम्पियर दी हुई है, यहाँ 2 एम्पियर दी हुई है, ठीक है, यहाँ इधर 2 एम्पियर दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे R1 और 2 ओम और R ऐसे अलग अलग सब चीज़ कंप्लीट दे रखी है। अब आपके एक तो X की बात हो रही है और एक ये Y की बात हो रही है, तो X पे आपको सब शून्य विभव मानना है, ठीक है, और Y पे आपको विभव की गणना करनी है। अब Y पे नोड A पर वोल्टेज कितना होगा, ये नोड ए पर आपकी बात हो रही है, यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज की बात करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वोल्टेज 2A प्लस वोल्टेज इसमें 1 वाले के लिए, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा टोटल, 2 + 1 यानी कि 3, ठीक है। तो बिंदु वाई पर वोल्टेज कितना हो जाएगा आपके, जो ये टोटल वोल्टेज है इसमें से 1 घटा देंगे, ठीक है, तो बिंदु वाई पर वोल्टेज कितना हो जाएगा आपके पास 2, कितना हो जाएगा 2, बिंदु वाई पर वोल्टेज कितना हो जाएगा 2, जबकि इधर वाले से मैंने कितना निकाला था आपके लिए 3, ठीक है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा आपके लिए 1 वोल्टेज, क्या आ जाएगा 1 वोल्टेज, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपके निम्न प्रतिरोध है, ठीक है, इसमें आर एक्स अज्ञात है, तो आर ठीक है, आर एक्स अज्ञात है, तो इसमें से आपको दूसरा वाला आर है, ये जो एमीटर आर वोरियस, इसको बदला जा सकता है, जबकि आर वोरियस 12 ओम होता है, तो एमीटर में धारा 0 होती है, तो अज्ञात प्रतिरोध आर एक्स ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये क्या है, आपके वेट स्टोन सेतु है, क्या है, वेट स्टोन सेतु, इसमें 4 प्रतिरोध दिए होते हैं, एक कुंजी बैटरी दी हुई है, गैल्वेनोमीटर दिया होता है, शून्य विक्षेपण की स्थिति पे ज्ञात चलता है, कौन सी स्थिति पे चलता है, शून्य विक्षेपण की स्थिति पर। और अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे होता है, ये ऐसे निकालते हैं, R1 अपॉन R3 बराबर R2 अपॉन R4, ठीक है, R1 अपॉन R3 R2 अपॉन RX, ठीक है। अगर हम इसको तो मानते हैं R1, ठीक है, इसको मानते हैं R2 और इसको मानते हैं R3 और इसको मानते हैं R4, तो क्या अनुपात होता है, R1 अपॉन R3, यानी कि ऊपर वालों का अनुपात 1 होता है और नीचे वालों का अनुपात 1 होता है, ये ध्यान रख लेना। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6/1.5, 6/1.5 बराबर 6/1.5 बराबर आर वोरियस अपॉन आर एक्स, होएगा ना, नहीं होएगा, होएगा। तो आर एक्स का मान, जब एक का मान यहाँ पे आर वोरियस का मान 12 मानेंगे, तो आर एक्स का मान कितना आ जाएगा आपके पास, एक आर एक्स का मान आ जाएगा 1.5 × 12/6, ठीक है, तो ये आप क्या आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा आर एक्स का मान 3, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपके एक और विद्युत परिपथ दिया हुआ है, निम्न मीटर सेतु परिपथ में संतुलन बिंदु जे ए जे एल सी एम प्राप्त होता है जब आर और एक्स के मान दुगने कर दिए जाते हैं, तो फिर से वे परस्पर बदल दिए जाते हैं, तब संतुलन बिंदु की स्थिति क्या होगी। तो संतुलन बिंदु की बतानी है आपको, यहाँ पे आपके लिए अलग होगा, E1 यहाँ पे हो जाएगा E2, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएगी L1 और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी L2, ठीक है, अलग अलग डिस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो आपके विभव मापी जब इसका बोलेगा तो इसके लिए आपके ईएमएफ क्या होता है, हमेशा जो ईएमएफ होता है विभव मापी, वो क्या करता है, ईएमएफ किसके समानुपाती होता है, लंबाई के, ठीक है, और प्रतिरोध के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये हमेशा एल क्या होती है, संतुलन की रेखा, प्रतिरोध की क्या होती है, ये भी समांतर की रेखा, तो ये हमेशा कितनी किस में से आएगी, 100 - L में से। अगर ये टुकड़ा L दे रखा है तो ये बाकी का क्या रहेगा, 100 - L, तो संतुलन की स्थिति पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 100 - L। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपको एक और नेक्स्ट विद्युत वाला परिपथ दे रखा है जिसके आंतरिक परिवाहिता दे रखी है,
कि निम्न परिपथ में एक 4.5 वोल्ट की सेल है जिसके द्वारा धारा प्रवाहित होती है। जब विद्युत वाहक बल ई के एक दूसरे सेल को 3 ओम प्रतिरोध पर जोड़ा जाता है तो धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ई का मान ज्ञात करना है। भाई धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता तो मैं आपको डायरेक्टली कह सकता हूँ कि वोल्टेज निकालने के लिए भाई टोटल वोल्टेज कितना है, इसमें बैटरी का लगा हुआ है 4.5, कितना लिखा हुआ है 4.5। अब इसका आपके कौन से मान पे निकालना है, ई का मान निकालना है। कितना मान, ई का, ई किस पे लिखा हुआ है 3 ओम पर। 3 ओम की बात हो रही है तो ठीक है 3 ओम। अब बाकी सब प्रतिरोधों को जोड़ दो, 2 + 3 + 4, ठीक है। 4 3 7 2 9, 1/3 4.5 का 1/3 कितना आ जाएगा 1.5। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो बिंदुओं S1 S2 से निकल रही समान आवर्ती की प्रकाश तरंगे अध्यारोपित होती है तो व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है। तो व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त क्या होगी, इसमें आपको 52 वाला क्वेश्चन बताना है। ये हो जाएगी आपके फोर्थ, ठीक है। समान होनी आवश्यक है, दो तरंगों की आवर्ती समान होनी आवश्यक नहीं है, ठीक है। आवर्ती तो क्या है, समान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन S1 और S2 पर दो तरंगों के मध्य कलांतर समान होना चाहिए, यानी कि नियत होना चाहिए, लेकिन शून्य नहीं हो सकता। तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही। यानी कि दोनों तरंगों की तीव्रता व्यतिकरण के लिए क्या होगी, दोनों तरंगों की तीव्रता समान होनी चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। दोनों तरंगों की तीव्रता अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन कलांतर समान होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एकल सिरे से प्रकाश के विवर्तन की अवधारणा कीजिए। केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता और उसके दोनों ओर पड़ने वाले प्रथम उच्चिष्ट की तीव्रता का अनुपात कितना होता है। तो 53वां क्वेश्चन है। तो इसमें आपके कितना होता है, हमेशा 9:1, ज़्यादातर 9:1 होता है। प्रथम उच्चिष्ट और द्वितीय उच्चिष्ट के बीच में कितना होता है 9:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष कांच और जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1:54, 1.54 व 1.33 है, ठीक है। कांच की बात हो रही है तो 1.54 और जल की बात हो रही थी 1.33। तो कांच से जल में प्रवेश करने वाली एक पुंजिका, तो कांच से जल में, कांच से किस में कर रही है, कांच से जल में प्रवेश करने के लिए जल ऊपर आएगा और कांच नीचे आएगा। tan इनवर्स में क्या आएगा, जल ऊपर कांच नीचे। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा 1.33/1.54, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेत्रिका की फोकल दूरी 2.5 सेंटीमीटर मानिए और आवर्धन गुणांक मैग्निफिकेशन यानी कि 100 की एक दूरबीन के लिए अभिदृश्य लेंस की फोकल दूरी कितनी होगी। तो अभिदृश्य लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है भाई, आवर्धन क्षमता होती है आपके लेंस की फोकस दूरी अपॉन नेत्रिका की फोकस दूरी। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन m बराबर क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी बटा लेंस की फोकस दूरी बता आपके नेत्रिका की f फोकस दूरी, ठीक है। तो ये ऊपर वाली f तो आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। नीचे वाली आपको 2.5 दे रखी है, ठीक है। और m कितना दे रखा है आपको 100, कितना दे रखा है 100, ठीक है। तो f अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो f बराबर 250 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की आयनीकरण ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ड्यूटेरियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होगी। तो भाई ड्यूटेरियम के लिए भी वही होगी जो हाइड्रोजन के लिए होगी, ठीक है। भाई ड्यूटेरियम के लिए क्योंकि एक आवेश को निकालने के लिए उतनी ऊर्जा दी जाएगी जितनी उसको दे रखी है। तो 1h1 1h2 1h3 के लिए समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का n बराबर 2 कक्षा में कक्षीय कोणीय संवेग कितना होता है। कक्षीय कोणीय संवेग n बराबर 2 के लिए टोटल कितना होता है NH/2π, ये सूत्र होता है। अब n का मान अगर 2 दे दिया तो 2h/2π यानी कि क्या आ जाएगा h/π। क्या ऑप्शन आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटियम 1T3 परमाणु की n बराबर 2 अवस्था के लिए बोहर कक्षा की त्रिज्या, बोहर कक्षा की त्रिज्या बतानी है आपको ट्रीसियम के लिए n बराबर 2 के लिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, r बराबर क्या होता है 0.529 इंटू n स्क्वायर, क्या n स्क्वायर अपॉन जेड, क्या होता है r बराबर 0.529, r बराबर 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड अंगस्ट्रॉन, ठीक है। n स्क्वायर अपॉन जेड अंगस्ट्रॉन। अब आप जानते हैं कि r बराबर 0.529
एन स्क्वायर का मान क्या, एन का मान 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर, जेड का मान 1 दे रखा है ट्रिटियम में, ठीक है। 4/1 इंटू 10⁻−10 मीटर करेंगे, क्यों, क्योंकि एक अंगस्ट्रोन में 10⁻−10 मीटर होता है। कितना होता है, एक अंगस्ट्रोन में कितना होता है, 10⁻−10 मीटर, ठीक है। तो आप इसमें मान रख देंगे सारे, तो आपके पास आ जाएगा 2.12 इंटू 10⁻−10 यानी कि सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और हीलियम नाभिक लिए द्रव्यमान क्रमशः 1.008665, 1.007825, 4.032980 ये दिए हुए हैं। तो निम्न में से सही कथन चुनना है आपको, 59 में से आपको सही कथन सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा। तो देखो इसमें हीलियम नाभिक है, उसको निकालने के लिए एवरेज 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा प्राप्त जरूरी होती है। कितने की जरूरत होती है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, इससे क्यू बराबर एम सी स्क्वायर से इससे आपके इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं आप अच्छी तरीके से, इसमें वो नहीं है, ठीक है। तो कितने की आवश्यकता होगी, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा आपके इसमें, सेकंड, ठीक है। क्या जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण में यूरेनियम 235 का नाभिकीय विखंडन इस प्रकार होता है कि एन प्लस बाण में यूरेनियम 235 अभिक्रिया करके 42 मोलिब्डेनियम 98 प्लस 54 जिनोन 136 प्लस 2 न्यूट्रॉन। तो 1 ग्राम के विखंडन से मुक्त होने वाली ऊर्जा के द्रव्यमान ये हैं। तो अब इनमें से कितने आएगी, मतलब 1 ग्राम ऊर्जा की बात करनी है, विखंडन से कितनी ऊर्जा होगी। तो विखंडन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ई बराबर क्या होता है, एम सी स्क्वायर। अब एम का मान ज्ञात कर लो, एम का मान कैसे ज्ञात करेंगे कि भाई एम का मान तो ज्ञात होगा डेल्टा एम से, मतलब प्रथम वाले में द्वितीय वालों में से प्रथम वाले घटा दो, ये तो एम हो जाएगा। और ऊर्जा क्या होती है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। एम का मान निकाल के इसमें रख देना, सी का मान 3 × 10⁸ है, ठीक है। इसमें रखोगे तो 8 आपके पास आएगा 8.1 इंटू 10⁻10 जूल, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके पास है 61 क्वेश्चन। यहाँ पे अब केमिस्ट्री स्टार्ट होगी आपके, बायोलॉजी हो गई, ठीक है, कंप्लीट। फिजिक्स होगी, अब केमिस्ट्री स्टार्ट है, ठीक है। तो ये आपके 61 क्वेश्चन है, बात हो रही है आपके यहाँ। तो 61वें क्वेश्चन में है 1H2 प्लस 1H2 बराबर 2He4, इसका निर्माण करना है। तो इसमें आपके 1H1 में तो 1H2 में तो 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन और 2He4 में 7 मेगा इलेक्ट्रॉन क्रमशः आपको ऊर्जा दे रखी है, बंधन ऊर्जा। तो सेलेक्ट क्वेश्चन, इसमें से सेलेक्ट हुआ क्वेश्चन बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें हो जाएगा आपके फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कि टोटल क्रिया में 23.6 में एक मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित होती है। कैसे होती है कि ये एक फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम का मान निकालना है। डेल्टा एम कैसे निकलेगा, 7 को पहले तो 7 को इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि 2He4 है, ठीक है। और फिर माइनस करेंगे 1.1 को, 1.1 से किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो ये माइनस कर लेंगे, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो ये डेल्टा एम हो जाएगा। सी का मान आपको डेल्टा क्यू इसको करेंगे तो फिर आपके पास डेल्टा क्यू का आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। सी का मान 3 × 10⁸, ठीक है, ये होता है। तो अभी इसी तरीके से करेंगे तो आपके पास 23.6 में आ जाएगी, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, पीएन संधि के गठन की प्रक्रिया में निम्न में से क्या सही है। पीएन संधि के गठन में है आपके फोर्थ ऑप्शन, यानी कि संधि के आर पार आवेश एक विद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे गए चित्र है ये वीसी बराबर 0.2 वोल्ट, तो आईसी होगी। तो वीसी का मान दे रखा है आपको और आईसी का मान ज्ञात करना है। किसका, वीसी का मान दे रखा है, वीसीई का मान दे रखा है, आईसीई यानी कि संतृप्त का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लूप वाला नियम लगाना पड़ेगा। कौन सा नियम लगाना पड़ेगा, लूप, ठीक है। लूप का मतलब होता है आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, ठीक है। आने वाली धारा प्लस जाने वाली धाराओं का योग कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब 0 होता है तो धाराओं का योग होता है तो वोल्ट का मान भी 0 होगा। तो ये हो जाएगा -10 प्लस IC गुणा 4.7, ठीक है। ये 10 वोल्ट वाले के दूसरे वाले पे, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा यहाँ पे 10 की पावर 3
प्लस VCE, ठीक है, और इसका मान क्या हो जाएगा 0, -10 प्लस IC इंटू 4.7 इंटू 10⁻³ इंटू VCE, ठीक है, इंटू नहीं आएगा यहाँ, VCE के बाद में क्या आएगा यहाँ, सॉरी यहाँ पे VCE के बाद में क्या जाएगा प्लस VCE बराबर 0। अभी इसको सॉल्यूशन करेंगे तो VCE का मान कितना दे रखा है 0.2, तो आपके पास VCE का मान 0.2 है, तो IC का मान ज्ञात करेंगे। IC का मान ज्ञात करने के लिए इस समीकरण को सोल्व कर लेंगे। 10 माइनस 0.2 अपॉन 4.7 इंटू 10⁻³ यानी कि 2.085 आ जाएगा। कितना, ये सेकंड क्वेश्चन। फिर आपके 64, ठीक है, 64 में है, यदि एक परिपथ द्वारा ये तर्क आरेख है, लॉजिक गेट है, तो इनमें क्या सिस्टम होता है कि आपके एंड गेट होता है ना, उसमें क्या होता है A+B, क्या होता है A+B। नोट गेट में क्या होता है एक वे बार, ठीक है, और एक्सोर गेट पे क्या आ जाता है A+B, ठीक है। ये संक्रियाएं लगती है। अब ये संक्रिया आपको लगानी है, तो पहले वाले में इसमें क्या लग जाएगा आपके A+B, एंड गेट है, इसमें लग जाएगा आपके AB, ठीक है, ये क्या है, ये A+B, ये एंड गेट, ठीक है, ये क्या है और, ये गेट कौन सा है और, ये कौन सा है एंड, ठीक है, ये क्या है नोट, और ये क्या है फिर आपके वापस, ये कौन सा आ जाएगा लास्ट वाला एक्सोर, कौन सा निकल जाएगा, क्या आ जाएगा एक्सोर। फाइनली गेट कौन सा जाएगा, तो पहले वाला A+B, फिर AB, फिर AB के बार, ठीक है। अब इनको ऊपर वालों को इनको जोड़ेंगे तो ये डी मॉर्गन के लो के अनुसार, डी मॉर्गन का जो लो है, अगर A डॉट B के ऊपर बार है तो A बार प्लस B बार हो जाएगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सक्लूसिव और गेट क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक 5:1 का ट्रांसफार्मर एक अर्धतरंग डिस्टकारी के परिपथ से जुड़ा है, तो जिसमें 50 किलोग्राम का लोड है, तो निवेशित वोल्टता 220 वोल्टेज है, तो IDC क्या होगी। IDC का मान कैसे ज्ञात करेंगे अब इसमें, तो ये V1 का मान 220 दे रखा है, V2 का मान आपको V2 का मान किसके बराबर है, Vin के मान के 1/5 यानी कि 44 वोल्ट। तो पहला तो कितना हो गया आपके 220, फिर दूसरा इसका 220 का 1/5 यानी कि 44, ठीक है। तो आपको VDC का मान ज्ञात करना है। पहले VDC का मान कैसे निकल, जो VP के है 44 है, उसका पाई यानी कि 22/7, उसमें भाग 22/7 का देंगे, आपके पास क्या जाएगा 14 वोल्ट, क्या जाएगा 14 वोल्ट। अब आपके पास IDC का मान ज्ञात करना है, तो 14 में भाग कितने का देना है 50 का, 50 किलोवाट का, 50 किलोवाट यानी कि 10⁻3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 280 माइक्रोफेराड यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। 66वां क्वेश्चन, निम्नतम क्वांटम संख्याओं का कौन सा स्पष्ट सही नहीं है, इनमें से बताना है आपको कौन सा जो सेट है वो सही नहीं है। तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा n बराबर 3 सही है, l बराबर 1, m प्लस बराबर, ये -3 नहीं होगा, ठीक है। n को बोलते हैं क्वांटम संख्या, l को द्विघांसी क्वांटम, m को मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और s को चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। और जो आपके m का मान होता है वो हमेशा -l से और +l के बीच में होता है, ठीक है। तो -l के इसमें नहीं आ रहा पहले वाले में, तो ये ऑप्शन। निम्न में से क्या सत्य कथन क्या है, इसमें से आपको सत्य कथन बताने हैं 67 में। तो ये समबारिक है, ठीक है, पोटेशियम कैल्शियम, क्लोरीन क्लोरीन समस्थानिक है, जीनोन बेरिलियम समबारिक है, उपरोक्त सभी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2s2 2px2 2py2 2pxz किस नियम का पालन नहीं करता, तो ये आपके हुंड के नियम का पालन नहीं करता, ठीक है। 68वां क्या किसका नहीं करता, हुंड के नियम का, किसका नहीं करता, हुंड के नियम का पालन नहीं करता। हुंड का नियम क्या होता है, किसी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ठीक है। पाउली अपवर्जन का सिद्धांत क्या होता है, एक ही परमाणु में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों का उनके चारों क्वांटम संख्याओं के लिए समान मान नहीं हो सकता, ठीक है। ऑफ-बोव नियम का नियम क्या है, ऑफ-बोव है, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उन उपकोषों में भरा जाता है जिनका ऊर्जा स्तर कम होता है, ठीक है। और बोर-बेरी का नियम क्या है, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है जहाँ n कक्षकों के क्रमों की संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के दो क्रमक
आयनन विभव के मान में वृद्धि निम्न में से किस वृद्धि के कारण होती है? तो आयनन विभव में वृद्धि होती है आपके, ये आपके 70वां नहीं 69वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विन्यास सर्वाधिक विद्युत ऋणी परमाणु का है? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणी परमाणु कौन सा होगा, जो कि आपके कौन सी फैमिली में आएंगे? आपके हेलोजन फैमिली में, यानी कि NH2NP5। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? थर्ड। नाइट्रोजन फैमिली के क्या आएगा? NH2NP3। नाइट्रोजन के लिए क्या आएगा? NH2NP3। ठीक है। ऑक्सीजन वाली फैमिली के लिए क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, NH2NP4। NH2NP5 किसके लिए आ जाएगा? हेलोजन। और अक्रिय गैस के लिए क्या आ जाएगा? NH2NP6। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के दो क्रमिक आयतन विभव के मान में वृद्धि निम्न में से किसमें वृद्धि के कारण होती है? किसमें वृद्धि के कारण होती है? प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण। प्रभावी नाभिकीय आवेश किसके समानुपाती होता है? आयनन विभव के। इलेक्ट्रॉन की संख्या के समानुपाती होता है। परमाणु आकार के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु आकार, आयनिक त्रिज्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु आकार है ना, इसके क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अंतराकाशी हाइड्राइड है, अंतराकाशी हाइड्राइड कौन सा है? कॉपर हाइड्राइड। ठीक है। CuH और FeH, CuH और FeH क्या होते हैं? अंतराकाशी, इनमें संक्रमण धातुओं के साथ हाइड्रोजन बंद होता है। सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? तो ये इसलिए मिलाया जाता है कि सीमेंट की जमने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए। ठीक है, सीमेंट की जमने की प्रक्रिया को क्या करने के लिए? धीमा करने के लिए। POP का सूत्र क्या होता है? CaSO4.12H2O। जिप्सम का क्या होता है? CaSO4.2H2O। सीमेंट की सख्त होने की दर को नियंत्रित करने के लिए क्या बनाया जाता है? आपके, और आपके ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है आपके मीठा सोडा होता है। सोडियम कार्बोनेट दावन सोडा होता है। CuSO4 आपके नीलो तत्व होता है। और गंधक का तेजाब आपके H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी प्रकृति अम्लीय है? तो आपके 73वें क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से किसकी प्रकृति अम्लीय है। तो ये ऑप्शन आएगा BOH होल थ्राइस। ठीक है। लुईस अम्ल होते हैं AlCl3, AlCl3। ठीक है। और एक होता है आपके FeCl3, FeCl3। ठीक है। एक होता है BF3 और एक BOH होल थ्राइस। ये सब क्या होते हैं? लुईस अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन सिलिकॉन के बहुलक होते हैं। बहुलक की श्रृंखला की लंबाई को निम्न में से किसे मिलाकर नियंत्रित किया जाता है? तो 74 में है आपके, थर्ड है CH3 का होल थ्राइस SiCl। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक प्रयोग में लिया जाने वाला अपचायक कौन सा है? तो ये है आपके SnCl2। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निर्दिष्ट दाब एवं वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ की ठोस एवं द्रव प्रावस्थाएं साम्य पर हो सकती है, इस ताप को क्या कहा जाता है? तो क्षेत्रों में आपके ये गलनांक व हिमांक दोनों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रासायनिक तंत्र के साम्य अवस्था में होने पर निम्न में से क्या समान होंगे? तो इनमें से आपके अग्र अभिक्रिया में प्रति अभिक्रिया की दरें दोनों क्या होएगी? समान होएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2Hi अभिक्रिया करके H2 प्लस I2 अभिक्रिया में Ar गैस मिलाने पर HI का वियोजन हो रहा है। तो 78वें में क्या हो जाएगा? आपके स्थिर दाब में स्थिर आयतन पर किस पे रहेगा? स्थिर दाब में स्थिर आयतन दोनों पर क्या रहेगा? अप्रभावित रहेगा। क्या रहेगा? HI का वियोजन क्या रहेगा? स्थिर दाब में स्थिर आयतन पर क्या रहेगा? अप्रभावित। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय समूह के मूलकों का विश्लेषण करते समय HCl की उपस्थिति में H2S गैस प्रवाहित की जाती है। यहाँ HCl के स्थान पर HNO3 या H2SO4 का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पर ये अम्ल हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देते हैं। क्या ऑप्शन आएगा? फर्स्ट ऑप्शन। अम्ल क्या करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देते हैं। निम्न में से किस यौगिक के जलीय विलयन की pH सबसे कम होगी? तो इनमें से बताना है आपको किसकी सबसे कम होगी? NH4Cl की। इसकी कम 7 से भी कम होगी। प्रबल एवं प्रबल क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ca3PO4 होल्टोएस की जल में विलेयता x मोल प्रति लीटर है, तो इसका विलेयता गुणनफल क्या होगा? तो विलेयता गुणनफल इसका होगा x@x5। क्या होगा? ये होगा सेकंड ऑप्शन। कैसे होगा? ये होता है कि जो इसकी घात रहती है ना, जब इसका विलोपन करेंगे, जैसे mx, ठीक है, ay, इसका अभिक्रिया करके ये बनाएगा XMy प्लस, ठीक है, प्लस,
वाई ए एक्स, ठीक है, इस तरीके से बनाएगा। तो इसके लिए कैसे बनेगी ये अभिक्रिया, कैसे बनेगी, तो इसका निकालेंगे, अगर हम मान निकालेंगे तो ये इस तरीके से बनती है हमेशा, एम वाई प्लस इसकी पावर करेंगे एक्स इंटू ए एक्स इसकी पावर करेंगे वाई, ठीक है। तो अब इसको ऐसे करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 3x की पावर 3x की पावर 3 इंटू 2x के स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 108x इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मिलान करना है कि कौन सा इनमें से सही नहीं है, ठीक है। कि प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार फिनाल्फेलिन है, क्या दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार फिनाल्फेलिन है, ठीक है। तो इसमें आप क्या जाएगा, दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार मेथिल रेड, ये गलत है, ठीक है। ये दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार नहीं होता, ये प्रबल अम्ल होता है, क्या होता है, मेथिल रेड प्रबल अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 83 में किसी गैस का क्रांतिक ताप उसके अणुओं के बीच कार्य करने वाले अंतराण्विक बल की मात्रा पर निर्भर करता है। तो कुछ गैसों का क्रांतिक ताप दे रखा है, तो द्रवीकरण की प्रवृत्ति बतानी है आपको, क्या बतानी है, द्रवीकरण की प्रवृत्ति। तो ये ध्यान रखना, क्रांतिक तापमान द्रवीकरण, मैं यहाँ लिख देता हूँ, द्रवीकरण सीधे समानुपाती होती है टेम्परेचर के, ठीक है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा द्रवीकरण की अवस्था भी उतनी अधिक होगी। तो सबसे ज़्यादा NH3CO2 O2H2, क्या हो जाएगा आपके पास, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब पीपर सिलेंडर में एक गैस भरी हुई है, निम्न में से सत्य कथन को सिलेक्ट करना है। 84 में, तो आपके स्थिर आयतन पर केल्विन ताप को 3 गुना करने पर दाब भी 3 हो जाएगा, सही है। स्थिर आयतन में ताप पर गैस की मात्रा को 1/3 करने पर दाब भी हो जाएगा, सही है। स्थिर ताप पर आयतन को 45% बनाने पर 1.5 भी हो जाएगा, सही है। तो ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा आपके पास, क्या जाएगा, फोर्थ, क्योंकि P व्युत्क्रमानुपाती होता है V के, V सीधे समानुपाती होता है T के, P सीधे समानुपाती होता है T के, PV बराबर NRT, क्योंकि P सीधे समानुपाती ये बॉयल का नियम है, V सीधे समानुपाती T चार्ल्स का नियम है, P सीधे समानुपाती T आपके गैलुसेक का नियम है। नियोन के निम्न 3 समस्थानिकों के अपेक्षिक विसरण की दर क्या होगी। तो विसरण की दर हमेशा मूलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्या होती है, विसरण की जो दर होती है ये किसके द्रव्यमान के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। द्रव्यमान संख्या जितनी कम होगी विसरण की दर उतनी अधिक होगी। तो आपके क्या ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर, किसी द्रव के अगर ताप में हम वृद्धि करेंगे तो प्रस्ताव एवं श्यानता दोनों क्या हो जाती है, कमी। प्रस्तनाव एवं श्यानता में क्या हो जाती है, कमी, क्योंकि तापमान के श्यानता व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रस्तनाव भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 293 केल्विन ताप पर निम्न में से किस द्रव की श्यानता अधिकतम होगी। 293 केल्विन ताप की बात हो रही है, किसकी होगी सबसे अधिक, ग्लिसरीन की, किसकी होगी, ग्लिसरीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन बताना है आपको 88 में, इसमें से असत्य कौन सा है। तो ताप में वृद्धि के साथ द्रवों का वाष्प दाब कम होता है, ये क्या है, गलत। जब ताप में वृद्धि करते हैं तो वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक ठोस का उदाहरण है, तो 89 में बता रहे हैं आपको आणविक ठोस कौन सा है। तो ये है आपके सल्फर एसेट और आयोडीन और सल्फर दोनों के हैं आणविक ठोस। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, इनमें से आपको मिलान बताना है कि ये इनमें से कौन सा मिलान आपके सही नहीं है। तो स्लेटी चमकदार ठोस गलनांक 1495 डिग्री सेंटीग्रेड ठोस में द्रव दोनों अवस्था में विद्युत का चालन करता है आयोडीन, ये गलत है, आयोडीन नहीं करता है। तो ये आपके कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 में है, निम्न में से कौन सा यौगिक सोटकी व फ्रेंकल दोनों दोष प्रकट करता है। सोटकी व फ्रेंकल दोनों दोष प्रकट कौन सा करता है, आपके सेकंड, AgBr, कौन सा करता है, AgBr। KBr का 1.135 मिलियन विलियन बनाया जा सकता है, किसके द्वारा बनाया जा सकता है, आपके ये बनाया जा सकता है प्रति किलोग्राम के हिसाब से बात करेंगे तो 1.135 किलोग्राम, यानी कि फोर्थ के लिए 1 किलोग्राम के लिए बनाया जा सकता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम में दिए गए आइटम में कॉलम सेकंड में दिए गए
विलीनों के प्रकार का सही मिलान करना है 93 में। तो कौन सा सही सही मिलान करके चुनना है, कौन सा सही मिलान है, तो 93 में आपके थर्ड, यानी कि जर्मन सिल्वर ठोस का ठोस में है। सही है, जर्मन सिल्वर क्या है, ठोस का ठोस में। कार्बोनिक अर्थ जल में, ठोस का द्रव में नहीं है, यहाँ पे क्या है, द्रव का गैस में। ठीक है, गैसोलीन द्रव का द्रव। ठीक है, समुद्री जल इसमें आपके है ठोस का द्रव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म निर्भर करते हैं। तो 94 की बात हो रही है कि किस पे निर्भर करते हैं, विलय के कणों की संख्या पर। किस पर निर्भर करते हैं, विलय के कणों की संख्या पर। 95वां क्वेश्चन, नीचे दी गई योगात्मक अभिक्रिया के प्रथम पद में मध्यवर्ती जेड क्या होगा। तो जेड क्या होगा, आपके द्वितीय कार्बोनियम आयन क्या होगा, द्वितीय कार्बोनियम आयन। सेकेंडरी कार्बोनेशन क्या होगा, आपके जेड का जेड होगा। ठीक है, सेकेंडरी कार्बोनेशन आयन क्या होता है, ये धनात्मक आवेश वाले कार्बन से जुड़े कार्बन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलाव्यवस्था एक विशेष प्रकार की होती है। तो ये क्या होती है, चलाव्यवस्था एक प्रकार की क्रियात्मक समूह समाव्यवस्था किसकी होती है, क्रियात्मक समूह वाली समाव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है। यह है CH3CH2Br प्लस एक्वा KOH अभिक्रिया करके CH3CH2OH प्लस KBr। तो ये है आपके नाभिक स्नेही। कौन सी है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन व एल्काइन प्रत्येक के 1 मोल के दहन से CO2 से कितने मोल प्राप्त होते हैं। तो CO2 के कितने मोल प्राप्त होते हैं 1 मोल से, तो ये होते हैं आपके 98 में थर्ड, सभी से n कितने होते हैं, 98 में क्या हो जाते हैं, n। ठीक है, n मोल प्राप्त होंगे सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजोइक अम्ल ए के साथ फिनोल बी के साथ अभिक्रिया करके बेंजीन बनाते हैं, तो ए में बी कर्मश होते हैं। बेंजोइक अम्ल ए और फिनोल बी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, बेंजीन। तो वो दोनों होंगे क्या, तो 99 में आपके फर्स्ट हो जाएंगे। पहला तो होगा सोडा, ए तो क्या होगा सोडा लाइम, और जिंक चूर्ण क्या होगा बी। ठीक है, C6H5COOH अभिक्रिया करके सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, C6H6 + 2NO ZNO। और C6H5OH अभिक्रिया करके जिंक डस्ट के साथ अभिक्रिया करके C6H6 + ZNO बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एल्किन के ओजोनी अपघटन से एसीटोन में फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो एल्किन होगी तो वह एल्किन कौन सी होगी, 2 मेथिल प्रोपिन। कौन सी होगी, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये कविराज श्यामल दास के द्वारा। वीर सतसई और वंश भास्कर आपके सूर्यमल विसरण के द्वारा। और भारतीय प्राचीन लिपिमाला गौरीशंकर ओझा के द्वारा। और केसरी सिंह बारट ने आपके चेतावनी रा चुमटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शब्द का अर्थ क्या है। तो मेसोलिथिक की बात हो रही है, तो ये इसका मतलब क्या होता है मेसोलिथिक का, तो ये होता है आपके मध्य पाषाणकालीन युग। क्या होता है, मध्य पाषाणकालीन युग। ठीक है, क्या होता है, मध्य पाषाणकालीन युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खां के शासकों द्वारा रावल में महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी। तो ये आपके रावल और महारावल की उपाधियां डूंगरपुर के। ठीक है, कोटा के महाराव, ठीक है, जोधपुर के महाराणा। कोटा राज्य के महाराणा आपके उदयपुर के। कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था आपके, तो ये था आपके राव माधो सिंह। कौन थे, राव माधो सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राजेश्वर की उपाधि दी थी। तो ये दी थी आपके मोहम्मद शाह ने। ठीक है, किसने दी थी, मोहम्मद शाह ने जय सिंह को राजराजेश्वर की उपाधि दी थी। और मालदेव को अस्मत वाला राजा कहा था। ठीक है, राणा मीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। और सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष, कर्ण सिंह को जालंधर बादशाह, और जय सिंह को आपके मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। और जय सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा मेल नहीं खाता। ठीक है, तो कौन सा नहीं खाता, राजा मान सिंह, यह हाडा नहीं है, आपकी कछुआ है। क्या है, कछुआ। राणा प्रताप सिसोदिया है, जसवंत सिंह राठौड़ है, महाराणा अम्मार गोहिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ युद्धों की सूची दी गई है मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे।
तो उनका क्रम बताना है। तराइन का कब हुआ था युद्ध? 1191 में। ठीक है। खानवा का युद्ध 1527 में। समेल का युद्ध 1544 में। ठीक है। और आपके ये बंटवारा का युद्ध हुआ था आपके 1762 में। कितना हुआ? 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। तो यही इनका क्रम हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किलों में दुर्गों के नाम बताने हैं आपको। ठीक है। तो जैसलमेर कौन सा सही है? तो ये है आपके शेरगढ़, कोसवर्धन। ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही है। जैसलमेर के किलों को क्या कहा जाता है? आपके सोनारगढ़। क्या कहा जाता है? सोनारगढ़। जोधपुर के किलों को क्या कहा जाता है? आपके मेहरानगढ़। और बीकानेर के किलों को क्या जाता है? जूनागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत बाबूजी के शिष्य कौन थे? तो ये थे संत बाबूजी के आपके रहबारी। कौन थे? रहबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसमें दीक्षता थी? तो वीणा बजाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः क्या थी? तो कोटा चित्रकारी में आपके क्या आते थे? शिकार के दृश्य। क्या आते थे? शिकार करते हुए। ठीक है। शिकार करते हुए किस में आते थे? कोटा में। पशु पक्षियों का चित्रण बूंदी शैली में। और धार्मिक चित्रण किया गया था आपके मेवाड़ में। ठीक है। गणिकाओं का पर चित्रण आपके अलवर शैली में। और प्राकृतिक रंगों की प्रधानता आपके आमेर की शैली में। और हस्ताक्षर एवं तिथि किस पर लिखी हुई थी? बीकानेर की शैलियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सूची प्रथम में सूची सेकंड को मिलान करना है आपको। शेख मोहम्मदन मिठे मावली, मावली ये खाते आपके गागरोन में। कहाँ पे हैं ये? आपके फर्स्ट में, सेकंड। ठीक है। मौलाना जियामुद्दीन ये आपके कहाँ पे हैं? जयपुर में। मौलाना जियामुद्दीन कहाँ पे है? आपके जयपुर में। शेख नजमुद्दीन ये है आपके, शेख नजमुद्दीन फतेहपुर में। कहाँ पे हैं? फतेहपुर में। और शेख बाबा इसहाक कोड, शेख बाबा इसहाक कहाँ पे है? आपके खाटू। तो ये हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। क्या हो जाएगा? सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? तो ये है आपके गागरोन। कौन सा है? गागरोन। गागरोन में आपके पीपा की छतरी है। और पीपा की गुफा कहाँ पे है? टोडा रायसिंह टोंक। एक शासक संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? तो ये है आपको आपके गागरोन से। कहाँ से? गागरोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार चौरी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये है आपके, यह एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी वेलका ने 1488 निवासी 48 में बनाया था। ठीक है। तो यहाँ पे बनवाया नहीं था, इन्होंने क्या करवाया था? जीर्णोद्वार। क्या करवाया था? जीर्णोद्वार। तो ये आपके ऑप्शन सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? तो सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला आपके कहाँ लगता है? बारा में। कहाँ लगता है? बारा में। केलवाड़ा यानी कि शाहबाद तहसील में। ठीक है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी जी की बावड़ी का निर्माण के द्वारा सन में राजा के शासनकाल में कराया गया था? तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण कब कराया गया था? 1699 में। कब कराया था? 1699 में। किसने करवाया था? यह आपके रानी नाथावती ने। किसने करवाया था? रानी नाथावती ने। और किसके काल में? अनिरुद्ध सिंह के काल में। किसके काल में? अनिरुद्ध सिंह। ठीक है। तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसके क्वेश्चन को क्या कर दिया? डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? तो ये थे आपके गंगा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ व अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? कब किए थे? मेवाड़ व अंग्रेजों के मध्य, मेवाड़ व अंग्रेजों की बात हो रही है, तो कब किए गए थे? 13 जनवरी 1818 में। यहाँ 12 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 13 जनवरी। क्या आएगा? 13 जनवरी 1818। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर एमलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधिया की थी? तो ये आपके 120वां है। इसमें कब की थी संध्या? 1803 में। कब की थी? 1803 में। भरतपुर अलवर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1803 में। राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ये अजमेर में हुई थी 1832 में। कब हुई थी? अजमेर में 1832 में। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना में किसके द्वारा की गई थी? तो मेवाड़ राज्य के आपके ये की गई थी 24 अप्रैल 1938। 24 अप्रैल 1938। ठीक है। 24 अप्रैल
1938 में की थी, किसने की थी? माणिक्य लाल वर्मा ने, माणिक्य लाल वर्मा ने। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन इसमें कोई सा ही सही नहीं है, तो आप याद कर लेना, माणिक्य लाल वर्मा ने 24 अप्रैल 1938 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने दायर के करते से भी दुगनी विभत्स बताई है? कौन सी घटना को बताइए आपके? नीमूचोड़ा घटना 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ऐक्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपके मोतीलाल तेजावत ने। कब हुआ था ऐक्य आंदोलन आपके? 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन 1890 में, 1883 में संत सभा की स्थापना, 1897 में साधु सीताराम दास ने बिजौलिया किसान आंदोलन और केसरी सिंह बारवट ने वीर भारत सभा 1910। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव राजस्थान को राजधानी का मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्वेश्चन आपके डिलीट कर दिया है। इसमें मुख्य सचिव थे आपके BR पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके मुख्य सचिव थे और 2 सदस्य और थे, और ये समिति का नाम था सत्यनारायण राव समिति। कौन सी नाम था? सत्यनारायण राव समिति। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? तो ये था आपके 12.66 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनके ऊंचाइयों के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऊंचाइयों के आधार पर आपको क्या करना है यहाँ पे? व्यवस्थित। तो इसमें आपके हो जाएगी जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। क्या जाएगी? जरगा, अचलगढ़, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय में देशांतरीय विस्तार को सही दर्शाता है? तो इनमें से कौन सा सही दर्शाता है आपके? तो ये हो जाएगा आपके सेकंड सही हो जाएगा, 23, 3, 30, 12 से उत्तर, और 59, 69, 30, 78, 17 पूर्व। ठीक है, एन और ईस्ट याद रखना, नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्न में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो राजस्थान भारत के किस हिस्सों में आता है, ये आपको बताना है। ठीक है, किस हिस्से में आता है भारत? उत्तरी विदर्भीय मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? तो यह आ जाएगा आपके बघेलखंड का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने पर उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो उस नदी का क्या नाम है? आपके माही नदी। क्या नाम है? माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा युग्म आपके सही सम्मिलित है? तो ये है आपके व्यास परियोजना राजस्थान और हरियाणा। कौन सा सही है? सही सम्मिलित कौन सा है? व्यास परियोजना राजस्थान और हरियाणा, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी, खारी नदी किसका है? ये आपके बनास में जाके मिलती है। कहाँ जाके मिलती है? बनास में। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान का कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से 134 में से बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। CW राजस्थान का उत्तरी भाग नहीं आता है इसमें। ठीक है, CWG में कौन सा आता है? पूर्वी। कौन सा भाग आता है? पूर्वी। ठीक है, BWHW आता है वेस्टर्न में, फिर BSHW आता है, फिर CWG आता है, फिर साउथ में AW। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी पाई जाती है, ये गलत है। यहाँ पे भूरी बलुई मिट्टी नहीं पाई जाती, लवणीय मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? तो न्यून वर्षा के लिए आपके अरावली पर्वत श्रेणी की दिक् स्थिति आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकता है? तो इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर कितने को मिल सकता है? आपके 19.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को। पश्चिमी राजस्थान के मिट्टी के अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती है? अम्लीय व क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती है? तो यह आपकी हो जाती है
मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर केशिकाओं का जल रिसाव होना, यानी कि सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? तो 139वां क्वेश्चन है, इसमें आपके फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, शुष्क पर्णपाती, फिर मिश्रित पर्णपाती, फिर उष्णकटिबंधीय कांटेदार, फिर उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरी रही। ठीक है, तो 139 में क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से किन वन्यजीव पारिस्थितिकी स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण के कार्य प्रगति पर है? तो ये है आपके नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का और माउंट आबू में आपके जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण कार्यक्रम प्रगति पर है। राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नामक सुगंधित घास प्रचुरता से पाई जाती है, तो ये है आपके भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़ पट्टी कहाँ है? तो यह है आपके नागौर और अजमेर में। ठीक है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? तो मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपके मरुस्थलीकरण ज़्यादा हो रहा है वर्षा की न्यूनता के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मिलान करना है क्षेत्र और पशु की नस्लों से कौन सी नस्ल कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, कौन सी नस्ल कहाँ पे पाई जाती है आपको ये मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपके सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, पहले में ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में बी हो जाएगा, तीसरे में सी और डी, यानी उत्तर पश्चिमी राजस्थान में राठी, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में कॉकरेज, पश्चिमी राजस्थान में थारपारकर, दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती में गिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन सा राष्ट्रीय मार्ग सबसे लंबा है? तो ये है आपके NH-15। कौन सा है? NH-15। ठीक है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो ये आपके अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में। ठीक है, वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है, तो ये आपके खनिज है, ये है आपके जेस्पर, तांबा, पन्ना और ब्लैस्टोनाइट। इनमें केवल राजस्थान ही उत्पादन करता है इनका, जेस्पर, तांबा, पन्ना और ब्लैस्टोनाइट का। राजस्थान का वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपनाया जाता है। फव्वारा सिंचाई के लिए आपके नर्मदा नहर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई कितनी है? प्रति 100 वर्ग की बात हो रही है आपके 149 में, तो ये अभी इसमें है आपकी 66.29। ठीक है, कितनी है वर्तमान में? 66.29 प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर पे। ठीक है, और 150वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके पास ये, राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत कथन बताना है आपको, इनमें से कौन सा गलत है? तो ये है आपके राजस्थान भारत का 90% देश पार करता है, 90 नहीं 100% ही करता है। ठीक है, तो आपके ये लैब असिस्टेंट 2016 का कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी अगर नई वीडियो आएगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।